बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको आइडिया है कि हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट है और इसमें हम वन शॉट लेक्चर के अंदर चीज़ों को डिटेल में देखने के बाद एंड पे हम वही पूरे चैप्टर की मैं 1 या 2 पेजेस के अंदर 2 स्लाइड्स के अंदर सारी समरी लगा के आपको शो करवाता हूँ जो मैंने जितना सारा पढ़ाया होता है। बट इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम चीज़ें ऐसे ही देखेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आपको यहाँ से हो जाना चाहिए कि इससे रिलेटेड पास पेपर में इतनी दफ़ा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। ये पास पेपर एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। बेटे इस पास पेपर एनालिसिस के बाद आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ और हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लें। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें C फंक्शनल ग्रुप होता है और इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये हाईली पोलर कंपाउंड होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है कि हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कौन प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पोलर कंसीडर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बेटे इनका जनरल फार्मूला एक जनरल फार्मूला ये होता है, एक जनरल फार्मूला ये होता है। बेटे ये जो जनरल फार्मूला होता है ये किसके लिए होता है? ये स्पेसिफिकली जब हमारे पास जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है ना, ये तब यूज किया जाता है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे बेटे अब आप देखिए कि यहाँ पे N आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारी चेन है ना, बेसिकली ये चेन होती है ना इस तरीके से कि यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटे, यहाँ हमारे पास यहाँ H लगा हुआ है। यहाँ H भी हो सकता है और हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, H या R दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर H लगा होगा ना इसका मतलब है आप C की जगह 0 पुट कर दोगे, C0H2 और ये 0 और ये +1 और ये COOH आ जाएगा। तो बेटे आपको पता है सिर्फ HCOOH बच जाएगा। ये तब जब हमारे पास कार्बन क्या होंगे, 0 होंगे। और ये तब बेटे ये जो जनरल फॉर्मूला है जब आपके पास अदर देन यानी आपके पास N0 ना, व्हेन N इज नॉट इक्वल टू 0 देन ये वाला यूज करेंगे। और बेटे आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ एस्टर का भी जनरल फार्मूला है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी है, ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का भी है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का भी है, ये हाइड्रोक्सी कीटोन्स का भी ये फार्मूला होता है, हाइड्रोक्सी कीटोन्स का भी होगा। ठीक है, इस तरीके से ये जनरल फार्मूला आप लोगों ने एल्डोल प्रोडक्ट्स बड़े होते हैं, एल्डोल ये उनका भी जनरल फार्मूला होता है। एल्डोल बेटे आपको पता है जब आप दो एल्डिहाइड्स को कंडेंस करते हो, जोड़ते हो आपस में, तो बेटे उसके नतीजे में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आने से पहले पहले जब OH ग्रुप लगा रहता है तब बेटे हमारे पास जो है उनका ये जनरल फार्मूला उनके लिए भी अप्लाई होता है। बेटे इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर बेटे अगर कार्बन की बात की जाए ना, ये कार्बन इसके सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 2 और 3, तो बेटे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और बेटे यहाँ पे जो ऑक्सीजन है दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2 लोन पेयर एंड 1 सराउंडिंग एटम दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट दिस ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो वो फंक्शनल ग्रुप कार्बन की बात कर रहा है। ठीक है, ये sp3 कैसे, 2 लोन पेयर और यहाँ पे 1 और ये 1 2 इसके सराउंडिंग एटम है। बेटे क्लासिफिकेशन देखी जाएगा, ये हमने की है कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ साइड चेन की बेस के ऊपर। बेटे नेचर ऑफ साइड चेन से मुराद ये है कि आपके पास या तो वो एलिफैटिक होगा या बेटे वो हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, साइड चेन से मुराद ये है। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहाँ पर आपके पास ना ये इनके कॉमन नेम, ये आपको आयुपिक नेम बेटे याद करने हैं। आयुपिक नेम के लिए बेटे आप लोग टर्म याद करते हो, एल्कानोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड हम टर्म यूज करेंगे। बेटे एल्केन का मतलब होता है, एल्केन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन के, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, एल्केन। अच्छा बेटे एक कार्बन है। अब ये फॉर्मिक एसिड, बेटे ये कॉमन नेम जो है ना, ये कॉमन नेम, ये सारे के सारे कहां से आते हैं बेटे, दे ड्राइव फ्रॉम, ये आते हैं बेसिकली कहां से आते हैं, किसी सोर्स से आते हैं। जैसे बेटे जल्दी, फॉर्मिक एसिड हमारा फॉर्मिका आंट यानी ये रेड आंट से आता है। एसिडिक एसिड बेटे हमारा विनेगर इसका सोर्स है। प्रोपियोनिक एसिड फर्स्ट फैट को कहा जाता है। बेटे ब्यूटारिक एसिड हमें बटर से मिलता है। वैलरिक एसिड बेटे वेलेरा एक प्लांट है, उसकी रूट से हमें इस चीज को ये मिलता है। बेटे कैप्रोइक एसिड ये हमें गॉड मिल्क से मिलता है, इट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम गॉड मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा बेटे पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, इनके भी ये सारे के सारे हमारे दीज ऑल आर कॉल्ड एज द फैटी एसिड। अच्छा बेटे कैप्रोइक एसिड होता है। इसी तरीके से बेटे आप लोगों ने याद रखने हैं जो हमारा कैप्रिक एसिड के बाद आ जाएगा हमारा ये कैप्रोइक एसिड जो है ना, हमारे 6 कार्बन होते हैं, 7 कार्बन को बेटे इनएंथिक एसिड,
ENTHAN, इनैंथिक एसिड जो होता है ना, ये हमारा C7 कार्बन वाले को हम लोग जो 7 कार्बन वाला हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है हम इसको इनैंथिक कहते हैं। बट इस तरीके से हमारा C8 वाला हम उसको कैप्राइलिक कहते हैं, कैप्राइलिक एसिड पढ़ा जाता है उसको, इट इज कॉल्ड एज द कैप्राइलिक एसिड, बेटे कैप्राइलिक एसिड, ठीक है, ये हमारा कैप्राइलिक एसिड होता है। इसी तरीके से बेटे हमारा जो नाम है C8 हो गया बेटे, जो हमारा C9 होता है इसको हम लोग पैलरगोनिक एसिड कहते हैं, C9 यानी पैलरगोनिक एसिड भी पढ़ा जाता है। और बेटे एक हमारा होता है C10 जिसको हम लोग कैप्रिक एसिड भी पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने फर्क याद रखना है, क्या फर्क याद रखना है, कैप्रिक एसिड C10 को कहा जाता है जिसमें 10 कार्बन होते हैं। अच्छा, इसके बाद कैप्राइलिक एसिड जिसमें 8 कार्बन होते हैं, और कैप्रोइक एसिड के अंदर बेटे कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये तीनों का सोर्स गॉड फैट से या गॉड के मिल्क से इनका सोर्स होता है। बेटे पेलरगोनिक जो है ना वो हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें टोटल कार्बन 9 होते हैं। इनैंथिक जो है वो C7 वालों को कहा जाता है, नाम याद करने हैं। बेटे इस तरीके से हमारे पास ये पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड है। बेटे पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड दोनों हमारे पास सैचुरेटेड होते हैं, इनके अंदर कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। जबकि ऑलिक एसिड के अंदर बेटे इसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ऑलिक एसिड हो गया। इसी तरीके से बेटे आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइनोलिक एसिड। बेटे लाइनोलिक एसिड जो होता है ना, इसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। देखो बेटे आपके पास ना C17H33 है ना, इसमें से एक पाई बॉन्ड और लगाऊंगा तो 2 H और कम हो जाएंगे, तो बेटे ये बनेगा C17H31COOH। क्योंकि आप लोगों ने याद रखना है, एक पाई बॉन्ड अगर आप लोग इंट्रोड्यूस करो तो 2 सिग्मा बॉन्ड कम हो जाते हैं, या 2 सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करो तो एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, हम पीछे बता चुका हूं। तो लाइनोलिक एसिड एंड स्टिओलिक एसिड ये दोनों बेटे हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास अनसैचुरेटेड है, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, एंड इट इज ऑल्सो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे हमारे पास कुछ और देखें, ये सारे के सारे हमारे पास कौन से हैं, दे आर कॉल्ड एज द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे ये हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, OMSGA। बेटे ये चारों के चारों हमारे पास सैचुरेटेड है, यहाँ पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। और बेटे आप देख सकते हैं ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सीनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक। बेटे इनमें आप देखेंगे एक मैथरीन था, इसमें 2 मैथरीन आ गए, इसमें 3 मैथरीन आ गए, इसमें 4 मैथरीन ग्रुप आ गए, CH2। बेटे यहाँ पर इनकी ये कॉमन नेम भी आपको और आईपिक नेम भी बेटे आप लोगों को जो बताया ये भी याद रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे, स्लाइड से देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। और मैंने उनका तरीका बता दिया कि एल्कानोइक एसिड आ जाएगा, ठीक है। और बेटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप लिखना तो हम लिखेंगे एल्केन और डाइओइक एसिड आ जाएगा, एल्केन डाइओइक एसिड। दिस इज द वे जिससे आप लोगों ने नेम लिख रहा है, ठीक है। अच्छा बेटे यहाँ देखो टोटल कार्बन 2 थे तो हमने लिख दिया इथेन 1 2 डाइओइक एसिड है। बेटे 3 है तो प्रोपेन, देखो एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। उसके बाद डाइओइक, कहां वो ऑइक लिखा हुआ है उसकी पोजीशन बता दो। बेटे मैलिक एसिड क्या होता है, मैलिक एसिड और फॉर्मेरिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है। बेटे मैलिक एसिड हमारा जो है वो हमारा सिस फॉर्म होती है, देखो ये हमारी सिस फॉर्म होगी, राइट। इसको आप लोग यूं कर लो, और अच्छा करके अगर आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है तो इसको मैं यहां ले आता हूं। तो बेटे आपने एच को क्या करना है, एक तरफ कर लेते हैं ना, हम एच को एक तरफ कर लेते हैं। ये नहीं बेटे देखिए डबल बॉन्ड की सेम साइड पे सेम ग्रुप है, ये हमारी सिस फॉर्म होती है। और ट्रांसफॉर्म क्या होगी कि बेटे हमने क्या करना है, इनको ऑपोजिट साइड पे सेम ग्रुप्स को हम लोगों ने सेम ग्रुप्स को ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ कर देने। अगर ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांस। ओके बेटे इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, ये और कुछ एसिड हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ये बेटे 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम लोग थैलिक एसिड कहते हैं। बेटे ये 1,3 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये आईयूपिक है। दीज आर कॉल्ड एज द आईयूपिक नेम, नीचे वाला कॉमन नेम है, ऊपर वाले आईयूपिक नेम्स हैं। इसको हम लोग कहते हैं आइसोथैलिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड एज द टरथैलिक एसिड, जो 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास है, ये टरथैलिक एसिड आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटे आपके पास देखो OH लगा हुआ और ये S2 ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड पढ़ते हैं, इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा है, OH की प्रायोरिटी कम होती है। देखो इसमें भी ऐसा ही है बेटे, ये आपके पास एक एस्टर का ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटे, ये हमारे पास क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है। बेटे आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और एस्टर्स की प्रायोरिटी कम होती है। आप इसको 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी पढ़ सकती हो, या अगर आप इसको आईयूपिक सिस्टम के अंदर लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे 2। आपको याद है ना मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप एज अ प्रायोरिटी जब ज्यादा होगी तब भी नाम बताया था, जब वो
पर लोएस्ट प्रायोरिटी पे होंगे तो वो प्रीफिक्स के तौर पे कैसे यूज होंगे? जब बेटे ये लोएस्ट प्रायोरिटी भी होंगे तो इसका मतलब है हम इनका प्रीफिक्स पढ़ेंगे, और बेटे इनका जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीफिक्स क्या होता है? आप लोगों को याद होगा एल्कोक्सी कार्बोनाइल, आपको शायद याद होगा, हम लोगों ने ये पढ़ा था। अब बेटे एल्कोक्सी, ये इसको कहेंगे मिथॉक्सी, तो मैं इसको लिखूंगा 2 मिथॉक्सी, ये 2 मिथॉक्सी आ जाएगा। आगे लगा दो कार्बोनाइल और आगे लगा दो बेटे बेंजोइक एसिड। सो दिस इज अ परफेक्ट आयुपिक नेम। ये बेटे ये आयुपिक नेम ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको एस्पिरिन भी कहते हैं बेटे। इसी तरीके से आपके पास एक्रेलिक एसिड होता है, दिस इज कॉल्ड एक्रेलिक एसिड, के आपके पास ये देखो ये जो ग्रुप होता है बेसिकली आप लोगों ने एक एलाइल पढ़ा होगा, दिस इज कॉल्ड एज द एलाइल। ये एलाइल ग्रुप होते हैं, इसके इस कार्बन की जगह आपने COOH लगा दिया तो ये एक्रेलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 ब्यूटानोइक एसिड से हम क्रोटोनिक एसिड भी कहते हैं, क्रोटोनिक एसिड। जैसे बेटे आपको याद है 2 ब्यूटीन है ना आपके पास, ये 2 ब्यूटीन है, और बेटे आपने इस कार्बन के ऊपर ना इस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा दिया तो हम इसको ये क्रोटाइल ग्रुप है, तो ये आपको इसको क्रोटोनिक एसिड भी कहोगे, या 2 ब्यूटानोइक एसिड भी आप पढ़ सकते हो। बेटे यहां मैंने एक फर्क करने के लिए बताया कि बच्चे मिक्स नहीं करना, एक होता है मैलिक और एक होता है मैलिक, MALEIC की मैलिक, और एक होता है मैलिक, दोनों में डिफरेंस होता है। यहां देखने के सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, नंबरिंग कर ले 1 2 3 और ये 4, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, क्योंकि हाइड्रोक्सी इज एट लोएस्ट प्रायोरिटी और हाइड्रोक्सी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है बच्चों। ओके बेटे जल्दी से 2 कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बेटे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हमारा क्या है, इसको आप लोगों ने बताना है। तो बेटे ये बेसिकली कॉमन नेम होता है, क्या कह रहा हूँ, कॉमन नेम कह रहा हूँ, आयुपिक नेम होता है क्या नाम है, लैक्टिक एसिड का, ठीक है। जैसे लैक्टिक एसिड आपको पता है बेटे, ये लैक्टिक एसिड होता है, दिस इज कॉल्ड एज द लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये देखिए नंबरिंग कर लें, दिस इज द नंबर 1 2 and 3, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल एसीटेट इज बेटे अब आपको याद है, अगर आप लोगों ने एक आयुपिक नेम करने हैं या आप लोगों ने कॉमन नेम करने तो आपको याद रखना है बेटे इथाइल एसीटेट, बेटे याद रखिएगा ये हमारा कॉमन नेम होता है फॉर एस्टर्स। एस्टर्स के लिए हम इसके लिए कॉमन नेम लिखते हैं, ये इथाइल एसीटेट, ठीक है। या आप इसको आयुपिक सिस्टम के अंदर आप इसको अल्काइल एल्कानोएट भी पढ़ते हो, अल्काइल एल्कानोएट भी पढ़ते हो। आप लोगों ने मेरा नोमेनक्लेचर का लेक्चर लिया होगा, वहां मैंने डिटेल डिस्कस की हुई है, ठीक है। इसके लिए आप लोग एल्कानोइक एसिड, अगर आपके पास एक एसिड है। अच्छा बेटे एक चीज मेरे ज़हन में आ गई, आपको तो फैटी एसिड किसे कहते हैं, जो हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द फैटी एसिड, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, ठीक है। अच्छा एसिड हैलाइड बेटे इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्कानोइल हैलाइड। ये हमारे सारे आयुपिक सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं एल्केन अमाइड। ये बेटे सारे के सारे आयुपिक नेम मैंने बता दिए लिखने का तरीका। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेटे, फिजिकल स्टेट की बात की तो कहते हैं पहले 6 मेंबर जो है वो कलरलेस लिक्विड है ना, हायर मेंबर्स आर वैक्सी सॉलिड, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जा रहा है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वो बढ़ती जा रही है, मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो सॉलिड लाइक बिहेवियर स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज के वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लॉन्ग चेन की वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। एरोमेटिक एसिड आर जनरली सॉलिड्स, क्योंकि एरोमेटिक एसिड्स के अंदर क्या होता है बेटे, एरोमेटिक एसिड्स के अंदर बेटे हमारे पास फिनाइल रिंग मौजूद होते हैं, और बेटे फिनाइल रिंग में क्या होती है आप जानते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है। बेटे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक प्लेनर होता है, एक प्लेन में होता है, तो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के दरमियान। बेटे फर्स्ट 3 मेंबर जो है उनकी पंजर स्मेल होती है, क्योंकि फर्स्ट 3 मेंबर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। बेटे जब वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो हमारे नेजल को ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो नेजल में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं, वो ज्यादा इसको फील करते हैं। लेकिन बेटे नेक्स्ट मेंबर जो है ना अप टू कार्बन नंबर 9 हैव स्मेल ऑफ रेंसिड बटर, द हायर मेंबर हैव ऑलमोस्ट नो स्मेल, क्योंकि हायर मेंबर वॉलेटाइल नहीं होते, वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच पाते। बेटे वी कैन से दैट इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजेस विद द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। बेटे जैसे जैसे जो है ना वो क्या नाम है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी ऑफ ओडोर वो कम होती जा रही है, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ने की वजह से वो सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी वॉलेटिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है।
बेटे इसी तरीके से सॉल्बिलिटी की बात की है तो कहता है फर्स्ट 4 मेंबर वो कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और बेटे वो किस वजह से वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन चेन लेंथ। बेटे चेन लेंथ के बढ़ने से क्या होता है कि चेन लेंथ के बढ़ने से हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है ना, हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो इंक्रीज करना, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि बेटे हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ने की वजह से उनके अपने मॉलिक्यूल्स की फोर्स जो है ना वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाती है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना उनकी फोर्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो वो सेपरेट नहीं होंगे। जब सेपरेट नहीं होंगे तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। या दूसरे मायने में ये कह सकते हैं कि वो चेन लेंथ के बढ़ने की वजह से वो वाटर को रिपेल करेंगे, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा हो गया है। बेटे बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे का जो फॉर्मिक एसिड उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, और इसके बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा, जिससे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हो गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल का कम ज्यादा होता है ईथर, ईथर का ज्यादा होता है एल्केन्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है ये साइक्लिक डाइमर्स बनाते हैं, जबकि अल्कोहल साइक्लिक डाइमर्स नहीं बनाते। नो डाउट अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू अल्कोहल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसी तरीके से बेटे मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो बेटे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्ट्रक्चर। और बेटे आप ये कह सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, जितनी पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि बेटे वहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आपके पास 4 कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इन चारों कार्बन में मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखें तो बेटे आपको क्या नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे एक फॉर्मिक एसिड भी लिख देता हूं, तो बेटे फॉर्मिक एसिड का जो है 8.4 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब बेटे यहां पर एक बात देखिएगा, मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपने और टू इवन, लेकिन बेटे कंसेक्यूटिव देखना है, और टू इवन क्या हो रहा है, हम देखेंगे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का क्या रूल है, राइट। अच्छा अब यहां देखिएगा, यहाँ पे अगर अब देखो बेटे ऑड है, ये इवन है, बेटे ऑड टू इवन क्या कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, राइट। अच्छा अब बेटे ये ऑड है, ऑड टू इवन क्या कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, ऐसे ही बेटे। अच्छा अब ये इसका मतलब है कि जब आप और टू इवन आ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। लेकिन बेटे अगर आप ये पेयर देखो, और टू ऑड देखो, अगर आप बेटे इवन टू इवन वाला पेयर देखो, अगर आप बेटे इवन टू ऑड देखो, तो मेरा ख्याल है आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। इन ऑल दीज केसेस मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज कर रहा होगा। कैसे आप देख सकते हैं। अब ऑड टू ऑड बेटे आपके पास ये एक कार्बन वाला ऑड है, इसके साथ कम, ये देखो ये ऑड है, राइट, एक कार्बन 3 कार्बन, फिर बेटे 3 का इसके साथ देखो तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता नजर आ रहा है। फिर बेटे इवन टू इवन देख ले बेटे, ये देखो 16 है और ये मेरा इवन है, ये -6 आ गया, डिक्रीज कर गया। इवन टू ऑड देखो तो बेटे ये इवन है, इसके पीछे वाला आप ऑड देख लो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इन सच केसेस मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। अब बेटे ये कहता है कि यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो इरेगुलरली वेरी कर रहा होता है, इरेगुलरली इंक्रीज कर रहा होता है। मतलब जैसे आप देखें ना C1 का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये मैं C3, ये मैं लिख रहा हूँ C5, और ये मैं लिख रहा हूँ C7, और ये C9 लिख रहा हूँ। अब बेटे इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा होता है। अब C3 से C5, अब बेटे C3 का C5 से ज्यादा, फिर ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड यू है। ये इस तरीके से इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये इरेगुलरिटी इनके मेल्टिंग पॉइंट के अंदर होती है, राइट। अच्छा इसी तरीके से बेटे अगर आप 2 कार्बन वाला जो ना, अगर आप ये देखो मैंने ऑड ऑड का कंपैरिजन किया, मैंने इवन इवन का, बेटे इवन का क्या होगा, अपने इवन वालों से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है बेटे, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, राइट। और इन दोनों का अपने देखो, इसका अपने ऑड से इसका अपने इवन से मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ये ऑर्डर आप ना भी याद करेंगे, नो इशू एट ऑल, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे कुछ मेल्टिंग पॉइंट में इरेगुलरिटी आती है। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट में इरेगुलरिटी की वजह एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दूसरा यहाँ पे कार्बन चेन लेंथ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट कम हो जाती है। दूसरी बात बेटे याद रखिएगा, कहता है इवन वालों कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ऑड वालों का कम होता है। क्योंकि बेटे इवन वाले क्या होते हैं, जैसे आप देखिएगा इवन वाले में क्या होता है कि जैसे देखो 1 2 3 और ये 4 कार्बन, बेटे इवन वाले जो कार्बन होते हैं दे आर वेरी क्लोज। ये क्या होती है, ये चेन्स बहुत क्लोज होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये मेरा CH3 है, तो ये मेरा क्या है, COOH ग्रुप होता है, ठीक है। जबकि बेटे ऑड की बात की जाए तो ऑड कुछ इस तरीके से होता है, हम इसको सार्टोथ रूल कहते हैं।
ठीक है, ये CH3 और ये CH3, ये COOH और ये COOH होता है। एक्चुअली बेटे होता क्या है कि यहाँ पर ना इनकी पैकिंग जो है ना वो क्लोज नहीं होती सार्टोथ रूल के मुताबिक, जैसे आरी के दंदाने होते हैं वैसे उसके अकॉर्डिंगली। तो बेटे अगर आप ये देखें तो ये आरी के दंदानों को बिल्कुल ठीक फॉलो कर रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है, जिगजैग मैनर के अंदर। तो ये चेन ज्यादा क्लोज हो जाती हैं क्योंकि इनमें ग्रुप्स जो है ना वो ऑपोजिट साइड, देखो मिथाइल और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं, जिससे 3 डायमेंशनली बहुत अच्छे पैक होते हैं, वो अच्छे पैक नहीं हो पाते, जिससे एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिससे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अच्छा बेटे मॉलिक्यूलर मास देखें जी, जब आप क्या करते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं ना, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, CCl4 ईथर हो गया, तो आपको पता है कि यहाँ पे साइक्लिक डाइमर्स बनते हैं। और बेटे आपको पता है क्यों? क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो हमारे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड को डिसोसिएट कर सकें। तो बेटे आयोनाइजेशन नहीं होती, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल एसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेटे ये आपके पास साइक्लिक डाइमर बनते हैं, इसको डाइमर नहीं कहना, साइक्लिक डाइमर कहना है। इसकी बेटे आपसे बहुत सारी बातें एग्जामिनर पूछ सकते हैं। अगर आपसे पूछे इस रिंग के अंदर बेटे टोटल एटम कितने हैं, तो आप कहेंगे रिंग के अंदर जो टोटल एटम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटे टोटल एटम यहाँ पे 8 है, एक एक पॉइंट नोट करते हैं। बेटे रिंग के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, आप कहेंगे 1 2 3 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, बेटे टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। बेटे जल्दी से मुझे पाई बॉन्ड बताओ, तो 1 और 1 2, बेटे 2 पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। बेटे मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने एटम ऐसे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो बेटे देखो आपको पता है इस ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर, 2 इसके अटैच एटम, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बेटे इसके बाद 2 लोन पेयर हैं और 2 लोन पेयर के साथ 2 अटैच एटम है, दिस इज आल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेटे यहाँ पे 2 ही एटम है जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, राइट। अच्छा बेटे यहाँ कितने ऐसे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो आप बेटे ये देखें इस ऑक्सीजन के पास एक ये अटैच्ड एटम है और 2 लोन पेयर हैं, तो बेटे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 2 लोन पेयर एक अटैच्ड एटम। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 से अटैच है, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे ये कार्बन 3 से अटैच है, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बेटे यहाँ पे टोटल sp2 हाइब्रिडाइज्ड कितने होंगे, 4 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, राइट। बेटे ये छोटी छोटी सी बातों का आपको आइडिया होना जरूरी है। बेटे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको यूं भी पूछा जा सकता है, बेटे रिंग में कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। रिंग में कितने हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। रिंग में कितने कार्बन है, बेटे 2 कार्बन है। सो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपसे बेसिक जो है वो एग्जामिनर पूछ सकता है। बेटे आप बताना द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू, किस वजह से, बिकॉज इनके अंदर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेटे हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सिलेक्ट द कार्बोक्सिलिक विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, देखो एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक। आपको पता है कि बेटे यहां पर मैंने पीछे स्लाइड शो कराई थी, 16 पॉइंट समथिंग मेल्टिंग पॉइंट एथेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इन सबसे क्या होगा, ज्यादा होता है। पीछे देख सकते हैं आप स्लाइड में। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो बेटे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सिर्फ ये याद रखना है कि इसके कुछ स्ट्रक्चर फीचर, जैसे स्ट्रक्चर फीचर्स मोस्ट अपीरेंट इन फॉर्मिक एसिड, ज्यादा अपरेंट होते हैं, यानी जाहिरी तौर पे आपको फॉर्मिक एसिड के अंदर वो ज्यादा अपरेंट होते हैं। कार्बोक्सिलिक कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ड्यू टू व्हिच इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 120। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो मेरा कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस ऑक्सीजन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो ऑक्सीजन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये देखो शॉर्टर देन अदर, एक कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड का शॉर्टर है बेटे, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से शॉर्टर है, ये सिंगल बॉन्ड की वजह से लॉन्गर है। यहाँ बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहे हैं कि 120 से 125 के दरमियान इसका जो है बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। और ये सारे का सारा इसका स्ट्रक्चर, इसमें ऐसा कोई भी बात जो है ना वो डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आपको हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया होना चाहिए था कि इनके अंदर कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन हैं। इसी तरीके से बेटे अगर आप प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हो तो बेटे प्रेपरेशन मैंने आपके सामने देखिए सारी के सारी प्रेपरेशन लगा दी है कि हम प्रेपरेशन को किस किस से करते हैं, कौन कौन सी प्रेपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। बेटे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, देखो अगर आपने एस्टर्स की बेसिक हाइड्रोलिसिस करो तो आपके पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो, एस्टर की एसिड हाइड्रोलिसिस तो फिर हमारे पास सॉल्ट नहीं, फिर हमारे पास प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस तरीके से बेटे कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार एजेंट, आपको पता है कि CO2 का जो है ना वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार एजेंट से रिएक्शन जो है उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, जिसको हम लोग कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार एजेंट कहते हैं।
एडिशन ऑफ CO2 इन Grignard reagent। बेटे नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करो तो बेटे नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस से भी क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। हमने पीछे किसी चैप्टर के अंदर एल्डिहाइड के अंदर पढ़ा था कि नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्राइल ग्रुप की रिडक्शन करो तो हमारे पास अमाइंस बनते हैं। तो बेटे ये देखिएगा अल्काइल हाइड है, पहले आप पोटेशियम साइनाइड जो है ना, आप इसको चाहे एक्वस मीडियम में ले लो चाहे अल्कोहलिक मीडियम में ले लो। बेटे अल्कोहलिक और एक्वस मीडियम दोनों में ये हमारा साइनाइड एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। ये बात सब लोगों ने याद रखनी है। जैसे अल्कोहलिक QH में हमारे पास एथेनोइक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस बनती है और एक्वस QH में OH नेगेटिव चार्ज एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। तो वो मीडियम डिपेंडेंट, लेकिन साइनाइड इज नॉट अ मीडियम डिपेंडेंट। ये बेटे डिपेंड जो है ना इन पे नहीं कर रहा होता। आप एक्वस लो चाहे अल्कोहलिक लो, इट ऑलवेज लीड्स टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड लीड्स टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो साइनाइड इस एक्स को रिप्लेस कर दिया अल्काइल साइनाइड। बेटे अल्काइल साइनाइड की आपने हाइड्रोलिसिस की तो नाइट्राइल की जो है ना हाइड्रोलिसिस के नतीजे मेरे पास क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और बेटे आपको पता है कि यहां से जो नाइट्रोजन निकलेगा ना, इस H के साथ मिलके अमोनिया बेस है, इस H के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये अमोनियम बना लेगा। बेटे हेलोफॉर्म रिएक्शन में आपको पता है इसका फायदा क्या होता है कि ये मिथाइल ग्रुप ऑफ मिथाइल कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यानी आप कीटोन्स को भी ऑक्सीडाइज कर सकते हो, क्योंकि हेलोफॉर्म में आपको था आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसी तरीके से बेटे साइड चेन अल्काइल बेंजीन की साइड चेन का ऑक्सीडेशन करवाओ तो आपके पास बेंजोइक एसिड बनता है। और यहां आप लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास बेंजिलिक हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, यानी वो कार्बन जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है, इट मस्ट कंटेन हाइड्रोजन फॉर द ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करो बेटे, इनकी ऑक्सीडेशन से भी देखो आपके पास क्या बनता है, देखो एल्डिहाइड इसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से भी आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, राइट। इसी तरीके से बेटे आपके पास है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ एल्कीन। बेटे आप एल्कीन की ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हो तो इसकी क्लीवेज के नतीजे में भी आपके पास क्या बनते हैं, बेटे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बेटे इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के बाद दो हाइड्रोजन हो तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है बेटे, CO2 होता है, राइट। CO2 एंड वाटर हमारा प्रोडक्ट होता है। देखो दोनों के पास दो दो हाइड्रोजन है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास एक एक हाइड्रोजन हो तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो तो बेटे याद रखिएगा हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, कीटोन्स हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। जब आप क्या करते हो, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज यानी हॉट KMnO4 जब आप यूज करते हो ना, हॉट KMnO4 यूज करते हो तो बेटे ये मेरी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने नहीं भूलनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटे आप एल्काइन से भी क्या बनते हो, एल्काइन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। कैसे, आपको पता है एल्काइंस के हाइड्रोलिसिस करो, जो आप लोगों ने हाइड्रेशन पढ़ा था मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो फिर हमारे पास बनते हैं एल्डिहाइड, एसिड को ऑक्सीडाइज कर लो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, बेटे आपको याद है मीथेन की ऑक्सीडेशन करो मेथनॉल, वो आप लोगों ने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी थी कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस के अंदर। तो फिर मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करो मेथनॉल की ऑक्सीडेशन करो मेथनोइक एसिड, जिसे आप फॉर्मिक एसिड कहते थे, फॉर्मिक एसिड फर्दर CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो जाता था। तो हमने तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो बेटे इसका मतलब है हम मीथेन से स्टार्ट नहीं करेंगे, इथेन से, क्योंकि हमारा मेथनोइक एसिड हाईली अनस्टेबल एसिड होता है। उसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है ना, ये इस तरफ जो है ना, ये फॉर्माइल ग्रुप की वजह से बहुत आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। जब या O यहां पे आएगा तो ये कंप्लीट कंपाउंड कार्बोनिक एसिड हाईली अनस्टेबल एसिड जो CO2 और वाटर के अंदर क्या हो जाएगा बेटे, कन्वर्ट हो जाएगा। सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट वन पेज प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्रेपरेशन आपकी हुई बेटे कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लें जरा जल्दी से। आइए बेटे अब इससे रिलेटेड MCQ, एसिडिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, किसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपको पता है कि हम मिथाइल साइनाइड यानी नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। जैसे मिथाइल और ये आपके पास साइनाइड आ गया। अगर आपने इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की है तो बेटे आपको पता है आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट आएगा, और उसके साथ साथ आपके पास अमोनियम आयन एज अ बाय प्रोडक्ट आएंगे। लेकिन अगर आप मिथाइल नाइट्राइल की कौन सी हाइड्रोलिसिस करती हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास सॉल्ट आ जाता है अगर आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया होगा, और साथ साथ अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा। ये पहचान है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके
Which product is formed when methyl magnesium react with CO2? बेटे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बनते हैं जब आप अल्काइल मैग्नीशियम को ग्रिग्नार एजेंट को CO2 से रिएक्ट करवाती हूँ। आइए बेटे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक। बेटे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑफ एनी ऑर्गेनिक एसिड डिपेंड्स ऑन, इस पर डिपेंड कर रही होती है, ये डिपेंड करती है। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बेटे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आप जानते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना एसिड स्ट्रांग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस वीक होगी, और जो वीकर कॉन्जुगेट बेसेस होती हैं दे आर कॉल्ड एज द स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। तो बेटे स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस, या आप कह सकते हो जो हमारी वीकर कॉन्जुगेट बेस होती हैं दे आर कॉल्ड एज द, ये हमारी क्या होती है, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होती हैं। वीकर कॉन्जुगेट बेस या स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जो दोबारा एच आयन को कैप्चर नहीं करती। आप बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कौन सी वीकर कॉन्जुगेट बेस या कौन सी स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होती है? बेटे याद रखिएगा जहां पे डीलोकलाइजेशन जितनी ज्यादा होती है, हमारी डीलोकलाइज्ड बेसिस जो होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू जहां पे कोई डीलोकलाइजेशन ना हो, नो डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा वो हमारी क्या होगी, लेस स्टेबल होंगी। जैसे आपको पता है बेटे हमारा एसीटेट आयन, इसमें भी डीलोकलाइजेशन है, लेकिन बेटे हमारे अल्कोहल के अंदर डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो हमारी ये बेस ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू दिस बेस। ठीक है, अच्छा बेटे ये पोलैरिटी पे भी डिपेंड कर रही होती है। जितनी OH की पोलैरिटी ज्यादा होगी, OH की पोलैरिटी कैसे ज्यादा होगी कि उसको खींचने वाला, ये नीचे भी मैं आपको बताऊंगा, जितना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेटे वो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिससे OH का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलर हो जाएगा, और H जल्दी से क्या करेगा, सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। और जो चीजें जल्दी H देती हैं वो उतने ज्यादा एसिडिक होते हैं। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। यस, जितना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, OH का बॉन्ड उतना लेस एनर्जेटिक हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा तो उसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। बेटे इनऑर्गेनिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स होती हैं, उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमारा फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, और फिर हमारे पास बेटे ईथर्स होते हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इनऑर्गेनिक एसिड में बेटे आप लोगों ने पढ़ा होगा वो मिनरल एसिड होते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। फिर बेटे मिनरल एसिड के बाद अगर आप लोगों ने मेरी अल्कोहल फिनॉल के वन शॉट का लेक्चर लिया, वहां मैंने डिटेल एसिडिक स्ट्रेंथ के एक ऑर्डर लिखवाया हुआ है कि सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक एसिड के बाद हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद पिक्रिक एसिड की स्ट्रेंथ होती है, फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, फिर हमारे पास फिनॉल आता है, फिर हमारे पास मेथनॉल आता है, फिर वाटर आता है, फिर उसके बाद हमारे अल्कोहल आते हैं, जो भी अल्कोहल्स हैं, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। अल्कोहल्स के बाद फिर हमारे पास एल्काइंस आते हैं, देन हमारे पास अमोनिया आता था। ठीक है, एंड पे बेटे ये देखिएगा एसिडिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ग्रुप, ये देखेंगे जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ता जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, वो ज्यादा होती जा रही है। क्यों, सॉरी कम होती जा रही है, क्योंकि आपको पता है जो मिथाइल ग्रुप है बेटे वो इस OH को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, जिससे OH का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो रहा है, वो जल्दी नहीं टूट रहा। अगर वो जल्दी नहीं टूट रहा इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा बेटे नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ COOH। बेटे जितने नंबर ऑफ COOH ज्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा COOH ज्यादा H आयन देंगे, जो ज्यादा H आयन देता है बेटे इसका मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जैसे बेटे आप ये देखेंगे आपके पास है, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल CH3COOH है, इसके पास बेटे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जबकि बेटे मेरे पास ये ऑक्सैलिक एसिड है, इट हैज जो है 2H है, तो बेटे लिहाजा हमारा COOH ऑक्सैलिक एसिड मोर एसिडिक देन दैट ऑफ एसिडिक एसिड। और बेटे याद रखिएगा अगर आपके पास सारे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो जितनी चेन लेंथ छोटी होगी वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। चेन लेंथ बढ़ती जाएगी तो बेटे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी बेटे आप लोगों ने ख्याल करना है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होना शुरू होती है, वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाती है। जितनी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कम होती है एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है, कम होती है। आपको वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 5 याद होंगे, ऑक्सैलिक एसिड, फिर आपके बाद था बेटे मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, तो उनमें ये हमारा ज्यादा है ऑक्सैलिक। एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसिडिक एसिड है और यहाँ पे बेटे आपके पास यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, NO2 लगा दिया, तो बेटे आपको पता है NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिहाजा ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, ज्यादा करेगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ज्यादा अच्छी रेजोनेंस होगी, जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेटे क्या मतलब है इस बात का मतलब ये है कि आप लोगों ने ना एक आपके पास ये है
राइट। और यहां आप लोगों ने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल आपने यहां NO2 लगा दिया, एक में आप लोगों ने NO2 जो है ना वो यहां पे लगा दिया। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो बेटे जितना हमारे कार्बोनाइल ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, जिससे ये बॉन्ड ज्यादा वीक पड़ जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी ज्यादा होगी। और ये डिस्टेंस जैसे जैसे OH से दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हमारा OH का बॉन्ड जो है वो ज्यादा जल्दी ब्रेक नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यस बेटे, अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपके पास एक है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें फ्लोरीन लगा हुआ है, और एक आपके पास बेटे ये वाला है, अगर एग्जामिनर पूछे कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो बच्चों याद रखिएगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, OH उतना वीक हो जाएगा, जितना OH वीक हो जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से बेटे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट की बात अगर की जाए तो बेटे अगर आप देखें आपके पास एक ये वाला जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपके पास एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आपके पास ये देखिएगा ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक बेटे आपके पास क्या है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। आप ये देखिएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पे सबसे ज्यादा है, जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यहाँ एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ बेटे 3 अल्काइल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, लिहाजा बेटे ये हमारा ज्यादा एसिडिक होगा, वो हमारा क्या होगा कम एसिडिक नेचर रखने वाला एसिड होगा। ये बात याद रखनी है। इसी तरीके से बेटे अब कुछ चीजें नोट बना के याद रखनी है। हमने याद रखना है कि हमारा फॉर्मिक एसिड बेटे ये हमारे जो एरोमेटिक एसिड है ना, एरोमेटिक सिंगल जिसके ऊपर COOH ग्रुप लगा होते हैं, हमारा ये बेंजोइक एसिड से हमारा फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो H होता है ना ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसका मतलब है इसकी अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाऊं ना तो इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, ये होगी, सिर्फ सिंपली ये वाली बेस होगी। लेकिन बेटे अगर मैं इसकी कॉन्जुगेट बेस बनाऊं ना तो बेटे वो क्या होगा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, यस बेटे ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि जो हमारा फिनाइल ग्रुप है ना, फिनाइल ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा ना तो ये COO के ऊपर ना अच्छे तरीके से रेजोनेंस नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस बड़ी परफेक्ट हो रही है, लिहाजा इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि तमाम एरोमेटिक एसिड स्ट्रॉन्गर होते हैं एलिफेटिक एसिड से, सिवाय एक के। फॉर्मिक एसिड एक वाहिद एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो मोनो एरोमेटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर कंसीडर किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस यहां पे फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि यहां पर CO के दरमियान ना नेगेटिव चार्ज अच्छे तरीके से रेजोनेट नहीं करता, यहां रेजोनेंस क्या होती है, परफेक्ट होती है। इसी तरीके से अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है बेटे आप मुझे ये बताओ कि आपके पास एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आपके पास जो है ना वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपके पास एक ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपको इनके नाम भी आते होंगे बेटे, क्या क्या नाम है जल्दी से मुझे बता दो। एक का नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो। एग्जामिनर पूछे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो बेटे याद रखिएगा हमारा 1 एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसके बाद हमारा 2, और इसके बाद हमारा इसके बाद हमारा 3 आ जाएगा, और इसके बाद हमारा 2 एसिड आ जाएगा। बेटे ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप, आपको पता है जो हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। नाइट्रो इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बेटे नाइट्रो के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आता है आप सब बच्चे जानते हैं, नाइट्रो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बेटे इसका पॉजिटिव, इसके लिहाज से ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, राइट, ऑर्थो पोजीशन। बेटे फिर आपको पता है ऑर्थो, और इसके बिल्कुल सामने ये पैरा पोजीशन है। आप ये देखिए बेटे इसके लिहाज से ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, और इसके सामने पैरा। बेटे इसके लिहाज से ये ऑर्थो और ये पैरा। मुझे ये बताएं कि पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे नहीं आया, मेटा पोजीशन पे नहीं आया। अगर मेटा पे नहीं आया तो इसका मतलब है नाइट्रो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। लेकिन बेटे जहां जहां आप ये देखिए कि नाइट्रो हमारा ऑर्थो के ऊपर आ रहा है और हमारा पैरा पोजीशन के ऊपर आ रहा है, तो बेटे अगर हमारा नाइट्रो जो है ना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकते हैं। ज्यादा स्टेबलाइज करने से क्या हो जाएगा, हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी। मेटा पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, लिहाजा नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हमारी कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, क्योंकि जितनी रेजोनेंस ज्यादा होती है ना उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रही पॉजिटिव चार्ज की, तो लिहाजा ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू पैरा,
और पैरा से ज्यादा कौन होगा, पैरा ज्यादा होगा मेटा से। अब ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो क्यों ज्यादा, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रो नियर टू द कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस क्या है बेटे, बहुत ज्यादा है बेटे। दैट इज ऑल अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए बेटे, द कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन, बेटे किससे स्ट्रॉन्गर होते हैं, आपको पता है कि बेटे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, लेकिन हमारे मिनरल एसिड से वो वीकर होते हैं। ओके बेटे, रिएक्शन जिसमें आपके पास H ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होगा, आपको पता है बेटे अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, यहां मैंने शायद चेन ड्रॉ, यस ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है बेटे। हमारे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए ना, तो देखें अगर H की वजह से रिएक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज H जहां पे इन्वॉल्व होगा, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जहां हमारा ये OH बॉन्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जाएगी बेटे, हम इसको कहेंगे SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटे जहां COOH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है बेटे, ये याद रखनी है। मैंने इसी बात को यहां पर चले मेरे ख्याल अगली स्लाइड पे लगा होगा, यहां पे मैंने आपको बता दिया कि यहां पर तीन तरह की, तीन रिएक्शन की साइड्स हैं बेटे। अगर आपको रिएक्शन की साइड का पता चल जाता है तो काम बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या रिएक्शन इन्वॉल्विंग H एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेटे ये सारे के सारे वो जिसमें H जा रहा है, देखो H और H और H चला गया बेटे, यहां पर आप देखें एसिड का सॉल्ट, सॉल्ट और सॉल्ट बन गया। अब बेटे आप ये देखें, आप जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ यहाँ पे CO2 कार्बोक्सिलिक एसिड से इवॉल्व कर देता है, जबकि हमारा फिनॉल इवॉल्व नहीं करता। तो एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है दोनों के दरमियान। बेटे यहाँ पे मेरा ख्याल है मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी बताएं। अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपसे सवाल करे, बताएं किस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास न्यूट्रल गैस प्रोड्यूस होती है, तो बेटे हाइड्रोजन गैस, ये हमारा वो वाला ऑप्शन है जिसमें क्या हो रही है, न्यूट्रल गैस प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल गैस, राइट। और यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट गैस भी हाइड्रोजन गैस ही है। अगर एग्जामिनर पूछे बेटे यहाँ पे कौन सा ऐसा रिएक्शन है कि जहां पर एसिडिक गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो बेटे यहाँ पे दो रिएक्शन ऐसे हैं जहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, एसिडिक गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। एग्जामिनर इस तरीके का भी आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है कि किस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। और आपको पता है कि बेटे जहां पर ये हमारे पास सॉल्ट बन रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, तो बेटे आपको पता है यहाँ सॉल्ट बन रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ एसिडिक रिएक्शन। ये हमारी एसिडिक रिएक्शन है, ये एसिड है, ये बेस है। सॉल्ट और वाटर अगर आपके पास बनते हैं तो हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द थ्री रिएक्शंस आर कॉल्ड एसिडिक रिएक्शंस। ये हमारे एसिडिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है। और जहां सॉल्ट और इस यहां पे बेस और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए परफेक्ट पहचान के सॉल्ट और क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, द कलरलेस गैस इवॉल्व इज, बेटे मेटल कार्बोनेट के साथ जब वो रिएक्ट करते हैं तो कौन सी कलरलेस गैस निकलती है, CO2 कलरलेस गैस इज इवॉल्व्ड। पीछे देखिए आपने, an organic acid Z react with the an organic acid Z react separately with sodium bicarbonate, sodium hydroxide and sodium carbonate. Which one of the following represent the structure of Z? बेटे कौन रिएक्ट करेगा? The first one is esters. एस्टर रिएक्ट नहीं करते, एल्कीन्स रिएक्ट नहीं करते, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करते, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CO2 और यहाँ पे वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। आइए बेटे, अब वो रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, बेटे ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटे ये याद रखिएगा। अब हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से आते हैं, These four are called as the, ये सारे के सारे डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटे जब भी आप अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो है ना किससे डिस्प्लेस होगा, अब आपने एसिड हैलाइड बनानी यानी हेलो ग्रुप से डिस्प्लेस होगा ना, हेलो ग्रुप से, तो हमारे पास एसिड हैलाइड बनेगा। अगर हमारा OH ग्रुप किससे डिस्प्लेस होगा, OR, अल्कोहल के OR से डिस्प्लेस होगा, तो हमारी स्टेरिफिकेशन होगी। हम अगर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH है और बेटे यहां पर आप लोगों ने क्या कराना है कि डिहाइड्रेशन करवानी है, तो डिहाइड्रेशन के लिए आपके पास ये वाला ग्रुप है ना RCOO, ये अगर ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है इसके साथ तो डिहाइड्रेशन होगी। और बेटे इसके बाद हमारे पास बेटे ये डिहाइड्रेशन ही यहाँ पे आप लोग लिख लो, एनहाइड्राइड लिख लो कि एनहाइड्राइड बनेगा, एनहाइड्राइड, ठीक है। बेसिकली ना वहां पे वाटर ही निकलता है ना, अभी आगे आके आपको बताता हूं, तो वो डिहाइड्रेशन ही कहलाता है, तो एनहाइड्राइड बनते हैं आपके पास। और बेटे अमाइड के लिए आपके पास NH2 ग्रुप, ये OH से क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, अमाइड बनेगा। तो बेटे ये सारे के सारे वो रिएक्शन है जिसमें OH इन ग्रुप से डिस्प्लेस होकर नए डेरिवेटिव्स बनाएगा।
आइए बेटे एक एक को डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे OH जो है वो किससे डिस्प्लेस हो रहा है, इसके Cl से डिस्प्लेस हो रहा है, इसके भी Cl से और इसके भी Cl से डिस्प्लेस हो रहा है। अब बेटे यहां देखिए थायनाइल क्लोराइड है, आपको पता है कि हम लोग पायरिडीन यूज करते हैं और पायरिडीन क्या करती है बेटे, एब्जॉर्ब करती है इन एसिडिक गैसेस को, खास तौर पे HCl गैस को एब्जॉर्ब करती है। तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड के अंदर, PCl3 की प्रेजेंस में भी एसिटाइल क्लोराइड और बेटे PCl5 में भी एसिटाइल क्लोराइड। लेकिन बेटे यहाँ बाय प्रोडक्ट याद रखिएगा, PCl3 के साथ बाय प्रोडक्ट फास्फोरस एसिड आता है, फास्फोरस एसिड आता है, जबकि PCl5 के साथ HCl और POCl3 हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट आते हैं। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बाय प्रोडक्ट देके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ इसका रिएक्शन इसके साथ होगा तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, इसका रिएक्शन इसके साथ होगा तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा, उसका आपको आइडिया होना जरूरी है। ये हमने सारे के सारे बनाए एसिड हैलाइड। और बेटे एसिड हैलाइड का मैंने IUPAC नियम लिखने का तरीका बनाया था एल्कानॉइल हैलाइड, ठीक है जी। अब बेटे हमने क्या करना है कि ये पहले हमने डेरिवेटिव देख लिया, आइए सेकंड डेरिवेटिव दैट इज रिलेटेड टू स्टेरिफिकेशन। बेटे हमारा सेकंड जो है ना एस्टर्स की फॉर्मेशन। तो बेटे एस्टरिफिकेशन बेसिकली जो रिएक्शन के टाइप है ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। कि यहाँ पे एस्टर फॉर्म होते हैं और वाटर बनते हैं। बेटे ये लास्ट 2025 के अंदर MCQ पूछा गया था। तो स्टेरिफिकेशन द टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, बेटे FTB की न्यू बुक के अंदर भी अभी इंफॉर्मेशन आ गई है। दूसरी बात ये बेटे याद रखनी है कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, टाइप ये कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। अच्छा बेटे यहाँ में देखिए अल्कोहल और वाटर मिलते हैं, एस्टर और ये आपके पास बनते हैं। बेटे अगर ये दोनों कंबाइन करें कंडेंसेशन, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो कंडेंसेशन की रिवर्स होते हैं वो हाइड्रोलिसिस होते हैं। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस से आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बन जाते हैं। बेटे यहां पर आपके पास ये जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका रोल क्या होता है, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये करता है एक्ट एज अ कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है। बेटे इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इसका फंक्शन ये होता है कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो RC डबल बॉन्ड OH होते हैं ना, OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, ये बेटे पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसको प्रोटॉन प्रोवाइड करके ना, इसको प्रोटॉन प्रोवाइड करके इसको गोल्ड लिविंग ग्रुप इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये क्या बन जाता है, इट विल कन्वर्ट इनटू गोल्ड लिविंग ग्रुप। तो बेटे आप लोगों ने याद रखना है। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे भाई आपने कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ इसकी क्यों जरूरत है, इसका फंक्शन ये है। अगर एग्जामिनर कहे जी बताएं अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉरी मैं नहीं लिखता हूं, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा हूं, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि यार मैं ना आपके पास ना एसाइल हैलाइड का एथेनॉल से रिएक्शन करवा रहा हूं, बताओ अब मुझे कैटलिस्ट की जरूरत होगी, और आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, गोल्ड लिविंग ग्रुप है। तो बेटे इसलिए इस केस में इस डेरिवेटिव के लिए हमें जो है वो एसिड की जरूरत नहीं होती, ओनली हमें इसके लिए जरूरत होती है, और वो आपको आइडिया होगा इसका फंक्शन क्या है। बेटे यहां मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है, मैंने टाइम बचाने के लिए पहली स्लाइड के ऊपर सारा लिख लिया ताकि आपको आइडिया हो जाए। बेटे याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर बेटे CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इसका मतलब OH इज अ लिविंग ग्रुप। अगर बेटे यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दिस पार्ट इज अ पार्शियल नेगेटिव एंड दिस पार्ट इज पार्शियल पॉजिटिव। ये मेरा पार्ट है पार्शियल नेगेटिव और बेटे ये सारे का सारा पार्ट है मेरा पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बेटे क्या है, यहाँ लिविंग ग्रुप OH है, यहाँ लिविंग ग्रुप कौन है बेटे OR है, जिसे हम एल्कोक्साइड कह रहे हैं, एथोक्साइड है। बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से अगर OH जा रहा है तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आएगी। विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम यूं लिख लेते हैं, इसको पढ़ते ऐसे हैं SE, ठीक है, उल्टा इलेक्ट्रोफिलिक नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा बेटे अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्यों, बिकॉज इसका OH जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय एथोक्साइड, यानी इसके OH को कौन रिप्लेस कर रहा है, इसका एथोक्साइड आके रिप्लेस कर रहा है। एथोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ OH, जिसने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब बेटे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन इज रिप्लेस्ड बाय एसाइल ग्रुप, यानी इसका H पॉजिटिव है ना, इसका H पॉजिटिव इसके एसाइल ग्रुप को क्या कर रहा है बेटे, रिप्लेस कर रहा है। क्या मतलब है कि बेटे यहां पे क्या होगा कि ये इसका H आयन है ना, अब जब इसका ये H आयन क्या करेगा, इसका H आयन इसको यहां से क्या करेगा, इस एसाइल ग्रुप को क्या करेगा, यहां से डिस्प्लेस करेगा, इसको यहां से निकालेगा, राइट। मैं आपको करके दिखाता हूं जैसे, फिर आपको आइडिया होगा। ये देखिए कि बेटे मैं आपको ना ये दोनों बातें, ये डिस्प्लेस वाली बात आपको बताता हूं। जैसे बेटे OH है और C2H5 और ये OH आपने लगा दिए ना। अब आप देखें बेटे ये ग्रुप यहां से जा रहा है, ये इसके साथ मिलेगा। अब देखो ना ये यहां से निकलेगा,
इसकी जगह ये ग्रुप आके लग जाएगा, ये उसके साथ मिलके क्या बना लेगा, ये बना लेगा बेटे, ये देखोगा ये इसकी जगह आके लग गया तो ये आ गया OC2H5 आ गया और ये वाटर बन गया, ऐसा ही है। अब ओके क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार आप लोग पता क्या करो, आप लोगों ने ना अल्कोहल के लिहाज से देखना है, अब अल्कोहल के लिहाज से देखिएगा बेटे, होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, यहां ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है। अब बेटे होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी, इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को उसने क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, इसने इसको हटाना है, राइट। तो बेटे ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज इसको क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी, इसको हटाएगी, यानी ये वाला जो ग्रुप होगा वो इस ग्रुप को क्या करेगा, हटाएगा। जब बेटे इस ग्रुप को हटाएगा तो आपको पता है कि बेटे यहां पे क्या आ जाएगा, ये जब यहां से जाएगा इसकी जगह जब ये ग्रुप आके लगेगा, देखो C2H5 एज इट इज, ये O H चला गया, उसकी जगह कौन आके लग गया बेटे, ये C डबल बॉन्ड और ये R आके लग गया, और वो H और OH ने आपस में मिलके क्या बना रही है, उन्होंने आपस में मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से होगा ये। अच्छा बेटे यहां पे इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि रिएक्टिविटी या रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन, कि कहां स्टेरिफिकेशन बहुत फास्ट होती है, कहां स्लो होती है। तो बेटे याद रखिएगा ये साइज ऑफ आर ग्रुप पे डिपेंड करती है। जितने छोटे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे इनका रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बड़े अल्कोहल और बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड से। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे यार आपके पास ना आइसोमेरिक अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल है, तो बेटे प्राइमरी अल्कोहल वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू टर्शरी अल्कोहल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी एल्कोक्साइड बनते हैं। एल्कोक्साइड जितना छोटा होता है उतना ज्यादा क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है, और ठीक है वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है बेटे। तो ये रिएक्टिविटी का आपके सामने ऑर्डर। अच्छा बेटे अब ये एस्टर और उसके फ्लेवर के हवाले से देख लें बेटे, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बात नहीं है। छोटा सा एक निमोनिक लिखा हुआ है AAB अमाइल एसीटेट बनाना, ठीक है। फिर मैंने ABA ABA है अमाइल ब्यूटायरेट एप्रिकॉट, ठीक है, अमाइल ब्यूटायरेट एप्रिकॉट, ठीक है। इस तरीके से याद करोगे आप लोग। फिर RIF रिफ से याद रखना है, फिर JBA से याद रखना है, और बेटे इस तरीके से O फॉर ऑरेंज ऑक्टाइल एसीटेट है। बेटे ये ना आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आप डेली बेसिस पे एक एक करके याद करो, आप इसको याद करोगे, ये टोटली मेमोरी बेसिस में हम कुछ भी नहीं कर सकता मैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे एक बात आपको बेटे मैंने शायद पहले भी कहीं आपको बताई थी, अगर एग्जामिनर आपसे पूछा ना कि भाई इसका आप लोग ना मुझे नाम बताओ, इसका एक तो ये आपके पास हो गया, और एक आपके पास बच्चों यूं है कि एग्जामिनर आपसे पूछे इन दोनों के एस्टर्स के नाम बताएं, तो बेटे आपने एस्टर्स का नाम लिखना पड़ा है ना, अल्काइल एल्कानोएट लिखते हैं। बेटे ये जो ग्रुप है ना, जो O के इस तरफ ग्रुप होता है इसको हम अल्काइल पढ़ते हैं, ये O के उस तरफ ये अल्काइल। अब देखो दिस इज कॉल्ड फिनाइल, तो मैं इसको नाम लिखूंगा फिनाइल, और बेटे दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसीटेट। इसका मतलब है यहां पे हमारा पेरेंट ग्रुप जो एसीटेट है। अब देखो अल्काइल एल्कानोएट, दिस इज कॉल्ड मिथाइल, ये मिथाइल, और बेटे ये हमारा एल्कानोएट। अब ये एल्कानोएट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉरी बेंजीन के बाद COOH ग्रुप लगाओ तो बेंजोइक पढ़ते हैं, तो मैं इसको पढ़ूंगा बेंजोएट, तो ये आएगा मिथाइल बेंजोएट। तो बेटे एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं यहां पेरेंट कौन है, बेटे यहां पेरेंट है बेंजोएट, यहां पेरेंट कौन है, यहां पेरेंट है एसीटेट। ये बस इसमें आपने एक इंफॉर्मेशन याद रखनी है। अच्छा बेटे अमाइड के लिए क्या होता है कि आपको पता है कि अमाइड में बेटे ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, इसका NH2 उसके OH से डिस्प्लेस होगा। बेटे यहां पहले आपके पास एक ऐसे सॉल्ट बनता है जिसे हम लोग अमोनियम एसीटेट करते हैं, इसकी आप डिहाइड्रेशन कराते हैं तो आपके पास क्या बनता है, अमाइड की फॉर्मेशन होती है। इसके बाद बेटे डिहाइड्रेशन है, यहां पे क्या होता है कि आप P2O5 यूज करते हो, वाटर यूज करते हो, तो बेटे यहां पे बेसिकली आपके पास ना CO बॉन्ड और OH बॉन्ड दोनों टूट रहे होते हैं। देखिए इसका CO बॉन्ड और इसका क्या रहेगा बेटे, OH बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक डाउन होगा, राइट। अच्छा बेटे यहां पे क्या हो जाएगा, जब इसका CO बॉन्ड और उसका OH बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास इस तरीके से एनहाइड्राइड, आपके पास क्या होता है, एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। अगर बेटे मैं इसको ड्रॉ करूं ना तो ये यूं है ना, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये आ जाएगा आपके पास O और ये H आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड और ये OH आ जाएगा, तो ये और ये। तो बेटे याद रखिएगा दिस वुड बी अटैकिंग, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, दिस इज कॉल्ड एज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि आप देखिए एसीटेट आयन, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसके OH को इसका ये नेगेटिव डिस्प्लेस करेगा, यानी ये OH चला जाएगा, ये नेगेटिव इसकी जगह आके लग गया, तो इस तरीके से बेटे आपके पास एसिडिक एनहाइड्राइड आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। MCQ, which of the following compound will react with 2,2-dimethyl propanoic acid to produce ester? बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन इससे मिलेगा एस्टर बनेगा,
एथेनॉल मिलेगा तो एस्टर बनेगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बेटे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां पे इन्वॉल्व होंगे तो बेटे यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होंगे। रिडक्शन की बात की जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक पार्शियल रिडक्शन कराएगा, क्योंकि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। मैं एल्डिहाइड कीटोन के अंदर बहुत बेहतरीन अंदाज में सारी समराइज करके चीजें बता के आ चुका हूं। तो हमारे पास क्या बनते हैं, अल्कोहल बनता है। जबकि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन करूं, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आता है, एल्केन प्रोडक्ट आता है, राइट। अच्छा बेटे ऑक्सीडेशन, ये बेटे एफटीपी की न्यू बुक में है। टॉलरेंस रिएजेंट में क्या होता है कि बेटे टॉलरेंस में आपके पास ना सिल्वर +1 से अपने आप को सिल्वर इस न्यूट्रल फेज में कन्वर्ट करते हैं, और बेटे फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर +2 अपने आप को कॉपर +1 में कन्वर्ट करते हैं। बेटे ये इतना वीक रिड्यूसिंग जो है ना वो क्या नाम है, एसिड होता है, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि इसके एक तरफ फॉर्माइल ग्रुप होता है, यहां आसानी से ऑक्सीजन आके ऐड हो जाते हैं, जिससे कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और कार्बोनिक एसिड CO2 वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बेटे यहाँ पे हमारा COOH, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम इसे ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। इथेन 1,2 डाइओइक एसिड है बेटे, ये KMnO4 की प्रेजेंस के अंदर क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं CO2 और वाटर के अंदर कन्वर्ट होता है। सिंपल इज दैट, ठीक है बेटे। यहां मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, पर्पल कलर ऑफ KMnO4 वो चेंज हो जाता है लाइट पिंक कलर Mn+2 की फॉर्मेशन की वजह से। यहां KMnO4 ये मैग्नीज ये बेटे +7 से +2 के अंदर चला जाता है एसिडिक मीडियम के अंदर, जिससे क्या होता है, ये टोटली कंपाउंड जो है ना वो अपने आप को CO2 वाटर के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और यहाँ जो CO2 होता है, ये ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहां पे आई गेस कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई +2 के करीब होगी, तो ये +2 से +4 में चले जाते हैं। ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखिए पूरा COOH जो है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ। बेटे डी कार्बोक्सिलेशन, इसमें क्या होगा कि आप सोडा लाइम यूज करते हो, और बेटे सोडा लाइम में आपके पास क्या होता है कि लाइम आपके पास होता है जिसको हमने सॉक किया होता है कॉस्टिक सोडा के साथ, ठीक है। ये CO2 को रिमूव करते हैं, किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। और ये बेटे इससे क्या होता है कि सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड रिजल्टिंग किसमें कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं एल्केन में विद लेस देन 1 कार्बन, ठीक है। मतलब आपने यहाँ 2 कार्बन लिए, तो ये सॉल्ट इससे जब रिएक्ट करेगा तो बेटे क्या बनेगा, आपके पास 1 कार्बन वाला मीथेन बन जाएगा। अगर आपने 1 कार्बन वाला एसिड लिया होता, लेट्स से अगर आप लोगों ने ये वाला कंपाउंड लिया होता, राइट, ये सॉल्ट लिया होता, और इसको अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हो, तो बेटे आपके पास हाइड्रोजन गैस निकलनी थी। क्यों? क्योंकि ये Na2CO3 की फॉर्म के अंदर सारी डीकार्बोक्सिलेशन हो जानी थी, और HNH मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। इस तरीके से ड्राई डिस्टिलेशन और पायरोलिसिस कहते हैं बेटे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आप चीजों को हीट करते हैं तो हमारी पायरोलिसिस कहलाती है। तो यहां पे क्या होता है कि बेटे हमारे पास जो है ना, आपने इसको हीट करना है, तो आपके पास हीट के नतीजे में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ साथ आपके पास क्या आता है, कीटोन भी आता है। इट इज एलिमिनेशन या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये ड्राई डिस्टिलेशन है बेटे, ये BTB की बुक की इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे बेसिकली देखो होता क्या है, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे बेटे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिमूव हो, लेकिन बेटे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होने के बजाय बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर ना आपके पास CO2 गैस जो है ना वो रिमूव होती है। बेटे CO2 गैस जब आपके पास रिमूव होती है ना, तो उसके बाद आपके पास देखिए क्या क्या चीजें बच जाती हैं। तो बेटे वो आपके पास एक तो ये बन जाएगा, क्योंकि आप हीट कर रहे होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक चांस है, और दूसरा बेटे यहां से क्या चांस है कि आपके पास ये वाला ग्रुप और इसके साथ मिलके क्या बना ले, ये इसके साथ मिलके क्या बना ले, एसीटोन बना ले। बेटे ये मैंने BTB की बुक से इंफॉर्मेशन ली है, BTB की बुक का स्पेसिफिक रिएक्शन है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन देखो कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन दोनों एक ही कंपाउंड में मौजूद है, तो बेटे आप भी देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, CO2 में। कीटोन हमारा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, क्योंकि कीटोन रिलक्टेंट टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। ये 2 पर्टिकुलर रिएक्शन है BTB के, जो कि आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। आइए बेटे, विच प्रोडक्ट विल फॉर्म फाइनली ऑन द रिडक्शन ऑफ एसिडिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेटे ये हमारा पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो एथेनॉल बनेगा। ओके बेटे, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, बेटे ये डेरिवेटिव्स के लिए कुछ बातें। रिएक्टिविटी और डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो बेटे यहां पर ना एक रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। यहां लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव इंक्लूड एसिडाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर्स एंड अमाइड्स होते हैं। All derivative acid contain carbonyl group and can be interconverted usually towards the less
यानी हमारा मोर रिएक्टिव लेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन लेस कभी भी मोर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा लेस है वो मोर में क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकता, उसके पास बैड लिविंग ग्रुप होते हैं। मैं अभी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताता हूं। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटे किस बेसिस पे लिखा हुआ, आइए देखते हैं। एसाइल हैलाइड है बेटे, इसके पास होता है Cl, बेटे एनहाइड्राइड है, इसके पास आपके पास ये वाला ग्रुप होता है, आप सब लोग भी जानते हो। इसके बाद बेटे हमारे पास एस्टर्स है, ये एस्टर्स आ जाएगा हमारे पास OR, फिर हमारे पास बेटे अमाइड आ जाएगा। अब बेटे यहां से ना मैं लिविंग ग्रुप साइड पे करने लगा हूं, जरा गौर से देखना आप लोगों ने। इसका लिविंग ग्रुप है Cl नेगेटिव, इसका लिविंग ग्रुप ये वाला सारे का सारा, दिस इज कॉल्ड एज द लिविंग ग्रुप। बेटे लिविंग ग्रुप किसको कहते हैं, जो हमारी वीक बेसिस होती है, और यहाँ पे NH2। चले बेटे, कौन सा लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा है, हमें कैसे पता चलेगा? याद रखिएगा, आप ना इनके एसिड बनाओ तो आगे आपको करना आसान। इसका एसिड HCl, इसका एसिड आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एसिड आ जाएगा अल्कोहल, इसका एसिड आ जाएगा अमोनिया। याद आ गया होगा, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी कॉन्जुगेट बेस उतनी वीक होगी, एंड वीकर कॉन्जुगेट बेसिस आर कॉल्ड एज द गुड लिविंग ग्रुप। इसका मतलब है क्लोराइड एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड की वीकर कॉन्जुगेट बेस है, लिहाजा इसलिए ये हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। उससे ये इससे अच्छा है, और ये वाला उससे अच्छा है, क्योंकि अमोनिया हमारी बहुत बहुत वीकर एसिड होता है। जितना वीकर एसिड होती है स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस होती है, जितनी स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस होती है वो हमारा बैड लिविंग ग्रुप होता है। याद रखना, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बेस के ऊपर है, ठीक है बेटे। ओके, अब बेटे ये मैंने आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है, नोट बना के याद कर लो, तमाम के तमाम एसिड डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस करो, उसके नतीजे में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। किसी भी डेरिवेटिव की आप हाइड्रोलिसिस कर लो, और सबसे जल्दी किसकी हाइड्रोलिसिस होगी बेटे, हमारी एसाइल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस बहुत आसानी से और जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। बेटे अब देखिए, एसाइल हैलाइड, आप कार्बोक्सिलिक एसिड, आप अमोनिया, आप अल्कोहल के साथ इसकी अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, देखो बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये हमें बनाते हैं एनहाइड्राइड, देखो मोर रिएक्टिव लेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अमोनिया के साथ अमाइड, और बेटे अल्कोहल के साथ क्या बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पे उसने इसके साथ स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं लिया, जो कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। क्यों? क्योंकि क्लोराइड इज ऑलरेडी अ गुड लिविंग ग्रुप। ये देखें, एनहाइड्राइड के साथ देखो बेटे, अल्कोहल के साथ एनहाइड्राइड है, तो बेटे आप होता है एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और एक क्या बन गया बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बेटे अमोनिया के साथ ये अमाइड बनाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। वाटर हाइड्रोलिसिस से हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। एस्टर अमोनिया के साथ अमाइड बनाएगा बेटे, फिर इस तरीके से एस्टर्स वाटर के साथ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और बेटे हमारी हाइड्रोलिसिस, किसी भी चीज की हाइड्रोलिसिस हो, किसी भी एसिड की, किसी भी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हाइड्रोलिसिस दो, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, लेकिन ये बेसिक हाइड्रोलिसिस तो इसलिए हमारे पास सॉल्ट बने। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड, ये हमें क्या देते हैं, अल्कोहल देते हैं, लेकिन अमाइड हमें क्या देते हैं, अमाइंस देते हैं। यानी अगर आप रिडक्शन करवाना चाहते हैं एसाइल हैलाइड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, एस्टर्स की और एनहाइड्राइड की, you will always get alcohol as a product, but in case of acid halide you will get amines. Now बेटे एसिडिक एसिड की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बेटे आपके पास याद रखनी है। इसका 5 to 8% डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। बेटे लेबोरेटरी में हम इसको कैसे बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल है और एसिड एल्डिहाइड है। बेटे इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओ तो एल्डिहाइड, बेटे एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओ तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। कोई नई बात नहीं, आपको ऑलरेडी इस बात का आइडिया है। बेटे इंडस्ट्रियली हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, एसिडिन से प्रिपेयर करते हैं। बेटे इथाइन आपके पास होता है, इथाइन में हम लोग क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। जब वाटर ऐड करते हो किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस के अंदर, तो बेटे हमारे पास एसिड ऑफ विनाइल अल्कोहल बनता है। ये हमारे पास विनाइल अल्कोहल आ जाता है। फिर बेटे हम इसको, ये रीअरेंजमेंट होती है, टॉटोमरिज्म होता है बेटे, हमारे पास एसिड एल्डिहाइड आता है। एसिड एल्डिहाइड बेटे ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इस तरीके से बेटे हाइड्रोलिसिस इथेन नाइट्राइल मिथाइल साइनाइड की अगर आप हाइड्रोलिसिस करो तो बेटे मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर बताया है। लो बेटे ये समरी, पूरे के पूरे चैप्टर की समरी, कंपाउंड जिनके अंदर ये ग्रुप होगा हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जनरल फार्मूला भी बता चुका हूं, फंक्शनल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज। ये देखो बेटे ये सारी की सारी प्रेपरेशन और यहां से रिएक्शन
दीज आर द रिएक्शन जो कि हमारे ड्यू टू OH हो रहे हैं, जो कि हमारे एसिडिक रिएक्शंस हैं। और बेटे ये सारे के सारे जिनमें हमारे क्या बनते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ये सारे के सारे मैंने वो रिएजेंट ले लिए। और बेटे ये कार्बोक्सिलिक एसिड देखो COH की वजह से हमारे पास रिडक्शन हो रही है, ये रिडक्शन के आ गया। और बेटे ये हमारे पास आप इनसे क्या करते थे, प्रिपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। देखो 1 पेज पे कितना सारा पड़ा, 1 पेज पे सारी समरी आ गई। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी अमेजिंग वर्क फॉर यू पीपल। अगर आप इसको भी कर लेते हो तो आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसी तरीके से ये देखिएगा बेटे, आपके पास जो एस्टर्स के फ्लेवर, मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज भी साथ लगा दिए हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि अमाइल कहते हैं 5 कार्बन को। आप 5 कार्बन देख लो यहाँ पे बेटे, आपके पास ना ये जो अमाइल ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड एज द अमाइल C5H11, ठीक है। बेंजाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द बेंजाइल, सॉरी बेंजाइल इसके साथ मिला के पढ़ते हैं इसको ना, ये बेंजाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द बेंजाइल। अब बेटे ऑक्टाइल, O के उस तरफ जो ग्रुप लगा होता है ऑक्टाइल। इथाइल, ये देखो O के उस तरफ इथाइल। अमाइल 5 को कहते हैं, ये 5। बेटे आइसोब्यूटाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द आइसोब्यूटाइल। अब बाकी आप नेम पढ़ लोगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बता दिया। एंड बच्चों दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप सो कि बेटे आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि हमने बहुत डेप्थ के अंदर चीजों को जाके कुछ चीजों को देखा, कुछ को नहीं देखा, लेकिन मैंने 1 शॉट पढ़ाना था जितनी जल्दी हो सकता है। इससे पहले आप लोग ने मेरे डिटेल लेक्चर लिए हैं, आपको सब लॉजिक्स का आप लोग को ऑलरेडी आइडिया है।